आज के करंट अफेयर्स के अंक पे हम आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण विषयों को, महत्वपूर्ण टॉपिकों की चर्चा करेंगे। इससे पहले मैंने आप सभी को करंट अफेयर्स की क्लासेस के अंतर्गत काफ़ी सारे टॉपिक कवर करा दिए हैं। अब पूरी उम्मीद और पूरी आशा करता हूं कि आप सभी जितना मैं पढ़ाता जा रहा हूं उसको रिवाइज करते जाइए। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब रिवीजन आप बार बार करेंगे तो आपको पढ़ा हुआ याद रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो आज मैंने कई सारे टॉपिक लिए हैं। अब देखो, एक ये थोड़ा सा पर्सन एंड न्यूज़ टाइप में एक टॉपिक रहता है, तो मैं चाहता हूँ धीरे धीरे आपको कुछ पर्सन एंड न्यूज़ वाली चीज़ें भी करवाता जाऊँ, ठीक है, ताकि क्या होगा कि आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एटलीस्ट कम से कम पर्सन एंड न्यूज़ से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग उसे कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए, मैं वर्तमान में कौन क्या है कुछ पर्टिकुलर टॉपिक आज लूँगा, एक साथ नहीं पढ़ा दूंगा मैं, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा करंट अफेयर्स के टॉपिक दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। मेरी पहली प्रायोरिटी है कि आपको चीज़ें याद रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ करंट अफेयर्स में कुछ चीज़ें लेकर के आपसे डिस्कस करूँगा। हो सकता है आप लोगों को पता भी हो, नहीं पता होगा तो आप लोग लिख लो, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन आते हैं, पर्सन एंड न्यूज़ से भी क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं। और नहीं भी आते तो भी आपको पता होना चाहिए कि भाई मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, चुनाव आयुक्त कौन है ना। ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखिए, वर्तमान में सबसे पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त इस समय है राजीव कुमार जी। आप लोग लिखते जाना, मैं आपको बताता जाऊंगा। राजीव कुमार जी 25वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। ये व्यक्ति के आधार पे बता रहा हूं आपको, 25वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। बगल में 25 जरूर डाल दीजिएगा, क्योंकि वो क्या है ना कि क्वेश्चन पूछता है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है भारत के? राजीव कुमार। देखो, जो निर्वाचन आयुक्त हैं, ये पहले एक सदस्यीय बॉडी होती थी निर्वाचन आयोग की। अब निर्वाचन आयोग में अब 3 सदस्यीय बॉडी हो गई है। एक तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, प्लस 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं, आपके चुनाव आयुक्त जिन्हें हम बोलते हैं, ठीक है, चुनाव आयुक्त या निर्वाचन आयुक्त। तो इनमें से एक तो आपके राजीव कुमार हो गए, जो कि निर्वाचन आयुक्त हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमीशन से जुड़े हुए जो आपके। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त आपके कौन है? राजीव कुमार। चुनाव आयुक्त 2 पर्सन है, एक है आपके अरुण गोयल और दूसरे हैं अनूप चंद्र पांडे। इन दोनों के नाम भी आपको पता होने चाहिए, अरुण गोयल और अनूप चंद्र पांडे। तो 3 सदस्यीय बॉडी है आपकी निर्वाचन आयोग, ठीक है। बाकी देखो, निर्वाचन आयोग या फिर कोई भी ऐसी संस्था है, मैंने पॉलिटी में इन सबको इन डेप्थ पढ़ा रखा है, बहुत डिटेल से इन सब चीज़ों को एक एक करके मैंने डिस्कस कर रखा है, चर्चा कर रखी है, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा मैं संसद से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण जो पदाधिकारी हैं उनके बारे में चर्चा करता हूं। सबसे पहले हमारे 2 सदन हैं। एक तो राज्यसभा है, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, 2 सदन है। हमारी पार्लियामेंट, हमारी विधायिका जो है, केंद्रीय विधायिका को संसद कहते हैं। केंद्रीय विधायिका को क्या कहते हैं? संसद। राज्य की विधायिका को विधानमंडल कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? संसद। संसद के 2 सदन हैं, एक है लोकसभा, दूसरे राज्यसभा, ठीक है। ये आपका कैसा सदन है? ये आपका प्रथम सदन है, क्योंकि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जाते हैं। ये आपका निम्न सदन है, क्योंकि इसका विघटन हो जाता है। ये आपका कैसा सदन है? द्वितीय सदन है। और ये उच्च सदन है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे लोकसभा में पदाधिकारी जो होते हैं, एक तो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं? अध्यक्ष। और यहाँ पे क्या होते हैं? सभापति। तो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति महोदय ही होते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति भी होते हैं, पदेन सभापति होते हैं। तो जगदीप धनखड़ जी हैं आपके। कौन है हमारे उपराष्ट्रपति? जगदीप धनखड़। कौन है उपराष्ट्रपति? जगदीप, लिख लीजिए, जगदीप धनखड़। याद होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए, जगदीप धनखड़। अभी हाल ही में चुनाव हुए थे 2022 में, तभी ये परिवर्तन हुआ है। जगदीप धनखड़ साहब हैं, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। जगदीप धनखड़, एक तो ये आपको पता होना चाहिए। ये 14वें उपराष्ट्रपति हैं आपके,
क्या है, 4th, व्यक्ति के आधार पे 14वें हैं। ठीक है, जगदीप धनखड़ साहब हमारे महामहिम जो है उपराष्ट्रपति हैं, ये 14वें हैं। तो यही आपके क्या है, सभापति राज्यसभा के। अब राज्यसभा में उपसभापति भी होते हैं। उपसभापति भी बहुत बड़ा जो है पदाधिकारी हैं। जब सभापति नहीं होते उनकी अनुपस्थिति में उपसभापति ही संभालते हैं। तो इनमें पर्सन का नाम है हरिवंश नारायण सिंह। उपसभापति का नाम लिख लीजिए सभी लोग, उपसभापति का भी नाम लिख लीजिए। राजीव कुमार जी करें सर मेरा नाम, बिल्कुल। तो उपसभापति है यहाँ पे हरिवंश नारायण सिंह, इनका भी नाम लिख लीजिए। हरिवंश, याद रहना चाहिए सब चीजें, रट लेना। उपसभापति राज्यसभा के हरिवंश नारायण सिंह। क्लियर है, सबको पता है। देखो एक और पद होता है, बहुत महत्वपूर्ण पदाधिकारी होते हैं, महासचिव। महासचिव भी आपके जो है राज्यसभा में भी होते हैं, लोकसभा में भी होते हैं। संसद का सचिवालय होता है, उस सचिवालय में महासचिव होते हैं। तो महासचिव है प्रमोद चंद्र मोदी। कौन है, प्रमोद चंद्र मोदी। कौन है, प्रमोद चंद्र मोदी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। राज्यसभा में देखिए सत्ता पक्ष तो है, ये विपक्ष भी है, दोनों चीजें हैं। तो दोनों के लीडर होते हैं। तो नेता सत्ता पक्ष जो राज्यसभा में वो है पीयूष गोयल साहब। कौन है, पीयूष गोयल साहब। कौन है, पीयूष गोयल साहब। पीयूष गोयल साहब नेता सत्ता पक्ष है राज्यसभा। और नेता विपक्ष राज्यसभा में आपके मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं। अभी वो कांग्रेस के अध्यक्ष भी बन गए हैं और वही जो है आपके वहां पे लीड करते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे। इसके बाद लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, लोकसभा के अध्यक्ष 17वीं लोकसभा है अभी, और लोकसभा के अध्यक्ष सभी को पता है ओम बिड़ला साहब हैं। कौन है, ओम बिड़ला साहब। ठीक है, तो लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिड़ला। बहुत फास्ट लिखना है। ओम बिड़ला साहब 17वें लोकसभा अध्यक्ष हैं आपको, बिड़ला। ठीक है, कितने नंबर के हैं, 17th नंबर के, 17वें नंबर के हैं ओम बिड़ला साहब। ध्यान रखना है इस बात को। नेता विपक्ष कौन है, लोकसभा में भी नेता पक्ष नेता विपक्ष दोनों होता है। तो नेता पक्ष तो आपका प्रधानमंत्री होंगे, है ना। और नेता विपक्ष हैं लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी। कौन है, अधीर रंजन चौधरी। ध्यान रखिएगा, कांग्रेस से हैं अधीर रंजन चौधरी। और महासचिव कौन है लोकसभा के, उत्पल कुमार सिंह। लोकसभा के महासचिव हैं उत्पल कुमार सिंह। कौन है, उत्पल कुमार सिंह। कौन है, उत्पल कुमार सिंह। ध्यान रखना है, उत्पल कुमार सिंह है लोकसभा के महासचिव। तो ये आपको रफली कुछ चीजें याद रखना है। राज्यसभा के महासचिव थे प्रमोद चंद्र मोदी। प्रमोद चंद्र मोदी, ये पर्सन एंड न्यूज टाइप की चीजें हैं। थोड़ा सा न्यायिक प्रमुखों की बात करें तो न्यायिक प्रमुखों में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट है हमारे सबसे ऊपर टॉप लेवल पर। और टॉप लेवल पे सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जो कि भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। इस समय मुख्य न्यायाधीश नए बने थे आपके DY चंद्रचूड़। कौन है, नेक्स्ट है एक पद है मुख्य न्यायाधीश CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो कौन बने हैं आपके, DY चंद्रचूड़। 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है। तो ये 50वें बने आपके, 50वें 15th नंबर के, ये ध्यान रखना। DY चंद्रचूड़ हैं आपके, 50वें बने हैं। बहुत ही शानदार और बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सन है। वैसे सुप्रीम कोर्ट के जो भी मुख्य न्यायाधीश बनेंगे इंटेलेक्चुअल होंगे ही। महान्यायवादी का भी एक पद है आपका, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, है ना। तो अभी भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं R वेंकट रमण। कौन है, R वेंकट रमण, 16वें हैं आपके। ठीक है, भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं R वेंकट रमण। R वेंकट रमण, ध्यान रखिएगा। R वेंकट रमण जो हैं आपके भारत के कौन है, ध्यान रख रहे हैं, महान्यायवादी R वेंकट रमण, 16वें नंबर के हैं। रट लेना है इनको। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़। कौन है, DY चंद्रचूड़, 50वें नंबर के हैं। महान्यायवादी R वेंकट रमण साहब हैं, R वेंकट रमण, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसके बाद जो है NGT है आपका, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। बहुत बड़ी संस्था है जो कि पर्यावरण और उससे जुड़े हुए क्षेत्रों पे काम करती है। तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष हैं आदर्श कुमार गोयल। राष्ट्रीय NGT हेड, NGT के अध्यक्ष हैं आपके नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है,
ये एक ट्रिब्यूनल है आपका। इसके अध्यक्ष हैं आदर्श कुमार गोयल। आदर्श कुमार गोयल गोयल। तो ये आपको ध्यान रखना है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है करंट अफेयर जुड़ी हुई है, कुछ महत्वपूर्ण पद हैं। भारत के राष्ट्रपति सब जानते हैं, भारत की पहली महिला जनजातीय महिला बनी है द्रौपदी मुर्मू जी, 15वीं राष्ट्रपति बनी है। व्यक्ति के आधार पे कौन से नंबर की हैं? 15वीं राष्ट्रपति। ठीक है, कौन सी हैं? इससे पहले श्री रामनाथ कोविंद थे और अभी द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक है, जनजातीय बनी है। उपराष्ट्रपति मैंने आपको बताया जगदीप धनखड़ साहब हैं, 14वें नंबर के हैं और ये भारत के आपके जो है राज्यसभा के उपसभापति हैं। और प्रधानमंत्री सभी जानते हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, 15वें प्रधानमंत्री बने हैं व्यक्ति के आधार पे। 15वें, 17वीं लोकसभा है, 15वें प्रधानमंत्री हैं व्यक्ति के आधार पे। ध्यान रखना है इस बात को। सभी लोग क्लियर है, स्पष्ट है? सभी लोगों का क्लियर और स्पष्ट है मामला? देखिए, इंटरनेट कनेक्शन के कारण से कुछ प्रॉब्लम हुई है। प्रतीक्षा कर लीजिए 1 मिनट। देखिए, सब ठीक है, मेरी आवाज़ आ रही है आप सभी को? नेटवर्क का थोड़ा सा इशू है। एक्चुअली सुबह से बारिश हो रही है, इस कारण से इंटरनेट को लेकर के समस्याएं हो जाती हैं। अभी मेरी आवाज़ आ रही है, मुझे लगता है ओवरऑल सब कुछ ठीक है। सभी लोग एक बार रिफ्रेश कर लें अपनी क्लास को। सभी लोग क्लास को रिफ्रेश कर लें, सभी बच्चे जितने भी हैं। आप आवाज़ आ रही है ना सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, ठीक है, चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बीच में देखो कोई भी बात हो सकती है, टेक्नोलॉजी का नहीं पता है, कभी भी इंटरनेट कनेक्शन से लेकर के कोई भी इशू आता है तो आप लोग थोड़ा सहयोग करिएगा। क्योंकि देखिए, मैं जहाँ से भी क्लास ले रहा हूँ ना, यहाँ पे मैं अकेला ही हूँ और ये पूरी क्लास को मुझे ही मैनेज करना है, ऑपरेट करना है। तो हो सकता है कोई तकनीकी समस्या किसी तरीके की आ जाए, तो ऐसे में मैं वैसे कमेंट आपके देखता रहता हूँ कि कोई दिक्कत होगी तो मैं आपका मैनेज कर लूँगा, लेकिन फिर भी आपको ये ध्यान रखना है कि मैं आपके साथ हूँ और कोई भी इशू आएगा तो मैं आपकी देखता रहता हूँ, समस्या नहीं होने दूँगा। चलो, अब ठीक है, थोड़ा सा मुझे भी सुकून मिला।
चलिए, तो अभी मैंने कुछ पढ़ाया नहीं, बस इतनी सी बातें बताई थी, 2-3 टॉपिक बताए थे आपके। हाँ ठीक है, चलो अब लिखना चालू करो। तो यहाँ पे कुछ मैंने आपको बताए थे। एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ 50वें नंबर के हैं, शायद मेरे ख्याल से ये हो गई थी बात। और फिर मैंने आपको बताए थे महान्यायवादी जो आपके हैं वो आर वेंकट रमन है, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, 16वें नंबर के महान्यायवादी हैं भारत के। और एक आपके एनजीटी के अध्यक्ष बताए थे मैंने कि एनजीटी के अध्यक्ष जो हैं वो हैं आदर्श कुमार गोयल साहब। कौन है? आदर्श कुमार गोयल साहब आपके एनजीटी के अध्यक्ष हैं। इसके बाद भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताया था, द्रौपदी मुर्मू जी हैं, 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं, सभी जानते हैं, पहली जनजातीय राष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब हैं, 14वें जो है उपराष्ट्रपति हैं। और राज्यसभा के सभापति भी हैं। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, 15वें जो है आपके प्रधानमंत्री हैं व्यक्ति के आधार पे। इतने तक चर्चा हो गई थी मेरे ख्याल से, ओवरऑल बताएं, इतने तक चर्चा हो गई थी ना? ठीक है, चलिए अब अगला चलते हैं करंट अफेयर्स में। अगला टॉपिक है, ये थोड़ा सा एक फैक्चुअल डेटा मैंने उठा लिया है। वन स्थिति रिपोर्ट आपकी करवा देता हूँ। वन स्थिति रिपोर्ट, सभी लोग एक बार वन स्थिति रिपोर्ट से जुड़ा हुई क्लास को लेकर के तैयार हो जाएं। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 हेडिंग डाल लीजिए, वन स्थिति रिपोर्ट, वन स्थिति रिपोर्ट 2021, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है और पूछा जाता है। तो हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा वन स्थिति रिपोर्ट 2021 जारी की गई थी। और आपको पता है कि जो है वन स्थिति रिपोर्ट के माध्यम से हमें पता चलता है कि भारत में वनावरण की, वृक्षावरण की क्या स्थिति है, ठीक है। भारत के वन और वृक्ष आवरण का आकलन करती है ये रिपोर्ट। क्या करती है? भारत में कितना वनावरण है, कितना फॉरेस्ट एरिया है, कितना आपका जो है वृक्षावरण है, तो इन दोनों के बारे में जानकारी मिलती है। हर 2 साल में ये रिपोर्ट आती है। कब आती है? हर 2 साल में ये रिपोर्ट आती है, हर 2 वर्ष में ये रिपोर्ट आती है। इससे पहले 2019 में आई थी, अभी 2021 का डेटा है। ये एग्जाम में आपके आगामी पूछा जाएगा, तो आपको पता रहना है। और इसके बाद जो है हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें जो है इस रिपोर्ट में विशेष रही हैं, ठीक है। तो चलिए पहले मैं एक बार कुछ फैक्ट आपको बता देता हूँ। देखिए, 2 प्रकार का डेटा होता है, एक तो परसेंटेज में होता है और एक होता है कि वो पूरा का पूरा तथ्य आपको बताया जाए। तो मैं दोनों चीज़ों को प्रयास करूंगा कि आपको यहाँ पर पता चले। तो भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अंतर्गत जो आपका डेटा है उसे अब हम यहाँ पे लेंगे। कुछ चीज़ें मैं आपको लिखता जाऊंगा यहाँ पे जो आपको पता होना चाहिए। देखो, सबसे पहली चीज़ है कि देश में कुल वन और वृक्षावरण है कितना, ठीक है। टोटल वन, फॉरेस्ट एरिया और वृक्षावरण, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ट्री कवर एरिया, फॉरेस्ट एरिया। फॉरेस्ट एरिया तो आप सभी को पता है कि प्रोटेक्टेड एरिया होता है। बाकी ट्री कवर में तो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जितना भी ट्री कवर होता है। तो यदि हम दोनों को कंबाइंड करके देखें, ठीक है, तो दोनों को कंबाइंड करके देखें तो टोटल ये आपका 24.62% है। भारत में टोटल 24.62% टोटल आपका वनावरण प्लस वृक्षावरण है। कितना है? टोटल वनावरण और वृक्षावरण है। अलग अलग देखें तो वनावरण है 21.71%, कितना है? 21.71%। और वृक्षावरण की बात करें तो वृक्षावरण है आपका 2.91%, ठीक है। और टोटल ये हो जाता है 24.62%। एक फैक्ट आपका यहां से बनता है, ये फैक्ट आपको रट लेना है। और ये उम्मीद है कि ये तीनों डाटा आपके लिए बहुत जरूरी हैं, ठीक है। फॉरेस्ट एरिया कितना है? कुल आपका फॉरेस्ट एरिया वनावरण है आपका 21.71%, 21.71%। ये कितना है आपका? 24 टोटल जो टारगेट है वो 33% का टारगेट है ना। अब देखिए, इनमें वृद्धि भी हुई है। 2019 से तुलना की जाएगी। ये तो 2021 का डेटा है कि 2021 में कितना हो गया। अब 2019 की से तुलना करें कि 2019 से कितना बढ़ा है, कुल वृद्धि कितनी हुई है, ठीक है। तो देखिए, टोटल जो वृद्धि हुई है वो आपको ध्यान में रखना है कि वनावरण में कितनी हुई है और वृक्षावरण में कितनी हुई है। तो देखो, टोटल वृद्धि हुई है, यहां पे देखिए लिखा हुआ है। इंक्रीज कितना हुआ है आपका? 2261 स्क्वायर किलोमीटर, इतना आपका
वनावरण और वृक्षावरण ये दोनों इंक्रीज हुआ है। 2261 स्क्वायर किलोमीटर इतना एरिया क्या है, बढ़ा है 2019 की तुलना में। 2019 की तुलना में 2261 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ा है आपको टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर दोनों की बात करें तो ये लास्ट 2 ईयर में इतना इंक्रीज हुआ है। तो ये भी लिख लीजिए कि इंक्रीज कितना हुआ है, वृद्धि कितनी हुई है, 2261 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये एक गुड न्यूज़ है कि धीरे धीरे वनावरण बढ़ रहा है, वृक्षावरण बढ़ रहा है। अब यदि हम बात करें केवल इसकी, देखो वनावरण मतलब फॉरेस्ट का जो आपका है और वृक्षावरण मतलब ट्री कवर एरिया की बात कर रहे हैं। तो यदि हम कुल बात करें कि वनावरण में कितनी वृद्धि हुई है, तो वनावरण में वृद्धि हुई है 1540 किलोमीटर स्क्वायर, ये आपकी वनावरण में वृद्धि हुई है। वृक्षावरण की बात करें तो यह है आपका 721 किलोमीटर स्क्वायर। वृक्षावरण में बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है और पर्यावरण की दिशा में देखिए सतत काम आपको करना चाहिए। अभी तक आप लोगों के सहयोग से संस्थान के द्वारा लगभग 20 लाख से ज़्यादा वृक्षावरण किया जा चुका है। मतलब हमने भी थोड़ा सा सहयोग किया है, हमारा फाउंडेशन है आज़ाद फाउंडेशन आपकी संस्था का, तो मैं हमेशा प्रमोट करता हूं कि वृक्षावरण होना चाहिए। हमने जो है हर बार जब वन महोत्सव आता है जुलाई के महीने में, तो उसमें हम वृक्षावरण करते हैं बड़े स्तर पे। यहाँ तक कि हमने 10 लाख तक वृक्षावरण किए थे 2021-20 में, जब कोविड का टाइम पीरियड चल रहा था, उसी टाइम पीरियड पे हमने जो है काम किया था। और उसमें आप लोगों का सहयोग सभी का बहुत ज़रूरी था, आप सभी ने सहयोग किया था और इसके बाद लगातार हम जो है वृक्षावरण करते हैं। व्यक्तिगत तौर पे मैंने जो है अभी तक जो है मान के चलिए कि 2000 से ज़्यादा पौधे खुद भी लगाए हैं। तो मैं खुद थोड़ा सा पर्यावरण की दिशा में, इस दिशा में एक मेरा जो है रुझान बहुत सकारात्मक रहता है और आप सभी सहयोग कर देते हैं, तो ये बड़ा अच्छा लगता है कि कम से कम आप लोग जो है बातों को मानते हैं और सुनते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है बच्चों, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग जिस तरीके से बढ़ रही है और जिस तरीके से जो है स्थिति भयावह, ये हमें अभी समझ में नहीं आ रही है। यहाँ पे शहरों में रहिए तो शहरों में पता चलता है कि सांस लेने योग्य हवा भी नहीं है। और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि हम कोई बड़ा काम नहीं करते हैं, हमें अपने जीवन में कम से कम 3 पेड़ जरूर लगाने चाहिए, क्योंकि 3 पेड़ों के हम कर्जदार होते हैं। हमारा जीवन जो है इन 3 पेड़ों की ऑक्सीजन से चलता है, इसलिए हमें कम से कम 3 पेड़ जरूर लगाने चाहिए सभी को। अपने जीवन के अंतिम समय में जाते जाते वृक्ष लगा के जरूर जाए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये डेटा है आपका, इंक्रीज कितना हुआ, इंक्रीज करने को लेकर के। ठीक है, तो ये वृद्धि आपकी हुई है टोटल, और टोटल तो ये है आपका 2261, इंक्रीज कितना हुआ है 2261 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, वनावरण और वृक्षावरण दोनों आपका बढ़ा है, तो ये ध्यान रखना है। पहली चीज ये हो गई। अब देखो यहाँ पे मैग्रोव को लेकर के भी क्वेश्चन आता है कि देश में, इसमें डेटा में रहता है कि मैग्रोव वनस्पति कितनी है। मैग्रोव मतलब जो तटीय क्षेत्रों में समुद्री पानी है, लवणीय पानी है, उसमें जो वनस्पति आपकी रहती है। तो कुल देश में मैग्रोव वन कितने हैं, टोटल जो है आपके मैग्रोव वन है 4992 किलोमीटर स्क्वायर। मैग्रोव वन है 4992 किलोमीटर स्क्वायर। अब देखो इससे डेटा आपको पता होना चाहिए, ये मतलब ये रफली डेटा जो शुरू का मैंने बताया कितना इंक्रीज हुआ, कितना वनावरण है, कितना वृक्षावरण है, इससे तो क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे हर हालत में। ठीक है, अभी एक एक फैक्ट आपको क्लियर करता जा रहा हूं। तो कुल मैग्रोव वन कितना है देश में, 4992 किलोमीटर स्क्वायर, लगभग 17 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है मैग्रोव वन में भी 2019 की तुलना में। ठीक है, तो मैग्रोव वनों का भी डेटा है ये आपका, मैग्रोव वनों का। अच्छा, मैग्रोव वन सबसे ज्यादा कहां पे है, ये डेटा भी आपके पास होना है। सबसे ज्यादा मैग्रोव वन है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा, ये सुंदरबन का डेल्टा है ना, तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा मैग्रोव वन है आपके। ठीक है, कितना है ये, लगभग 42.33% जो आपके मैग्रोव वन है वो पश्चिम बंगाल में है अकेले। कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। दूसरे नंबर पे गुजरात आता है, तीसरे नंबर पे अंडमान आता है, फिर आपका गुजरात है और फिर आपका अंडमान है, अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, तो अंडमान एंड निकोबार में ये इतना आपको याद रखना है। सभी को स्पष्ट है, डेटा आप देखते रहिएगा।
कहाँ पे उल्टा लग रहा है बच्चों आपको कि मैंने उल्टा लिख दिया? वनावरण आपका 1540 किलोमीटर बढ़ा है, 721 किलोमीटर वृक्षावरण बढ़ा है, टोटल आपका 2261 बढ़ा है। ये वनावरण फॉरेस्ट एरिया है 21.7 है कि आपका 2.91 आपका वृक्षावरण है। इसमें क्या दिक्कत है? हाँ, तो वनावरण ही तो है बच्चों 1540 किलोमीटर स्क्वायर, ये वनावरण में ही तो लिखा है मैंने, वृक्षावरण में नहीं लिखा ना, सीधा ही तो है। फिर कोई दिक्कत हो तो बताना, मैं देख लूंगा। वनावरण में वृद्धि हुई है 1540 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। प्रिंसिस जी ध्यान रखना है इस बात को। तो पहले तो ये आपका मैग्रो वाला क्लियर हो गया। मैग्रो में पहला पश्चिम बंगाल है, नंबर 1 पश्चिम बंगाल 42.33%। रट लेना है, आज वन स्थिति रिपोर्ट रट जानी चाहिए। 42.33%। फिर गुजरात है, गुजरात में 23.54% है और अंडमान में 12% के आसपास है, ठीक है। तो ये मैग्रोव वनस्पति है। अच्छा, सबसे ज्यादा वन वाला क्षेत्र कौन सा है? किस प्रदेश में सबसे ज्यादा वन है? यहां से भी क्वेश्चन आएगा। सर्वाधिक वन, सर्वाधिक वन में सबसे ज्यादा है मध्य प्रदेश, आपका एमपी। सर्वाधिक वन है मध्य प्रदेश में। कहां पे है? मध्य प्रदेश में। फिर इसके बाद है एपी, अरुणाचल प्रदेश। एमपी, फिर है एपी, अरुणाचल प्रदेश। नंबर 1 मध्य प्रदेश, नंबर 2 अरुणाचल प्रदेश, नंबर 3 छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ नंबर 3 सबसे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। सबसे ज्यादा वनावरण कहां पे है? सबसे ज्यादा वनावरण, सबसे ज्यादा वन क्षेत्र कहां पे है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। 77,493 किलोमीटर स्क्वायर है। फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, ठीक है। सबसे कम वन कहां पे है? सबसे कम वन है हरियाणा में। सबसे कम, सर्वाधिक और सबसे कम, ये हम बात करें वन क्षेत्र की, फॉरेस्ट एरिया की। वन क्षेत्र सबसे कम है आपका हरियाणा में, सबसे कम है हरियाणा में, ठीक है। इसके बाद है आपका पंजाब में, फिर है गोवा में। पंजाब यहां पे एग्रीकल्चर लैंड है पूरी की पूरी। गोवा एग्रीकल्चर लैंड है। ये आपको रट जाना चाहिए सभी को, ठीक है। सबको रट जाना चाहिए। हरियाणा पंजाब गोवा, हरियाणा पंजाब गोवा, हरियाणा पंजाब गोवा। वनावरण में वृद्धि दिखाने वाला, सबसे ज्यादा वृद्धि किसने दिखाई? सबसे तेजी से वृद्धि किसकी हुई 2 साल में? तो वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि, वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि, सर्वाधिक वृद्धि, सबसे ज्यादा वृद्धि की है आंध्र प्रदेश ने, ठीक है। 647 किलोमीटर स्क्वायर, सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है आंध्र प्रदेश में। फिर है आपकी तेलंगाना, तेलंगाना में नंबर 1 में आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है। फिर आपकी तेलंगाना में हुई है, फिर आपकी उड़ीसा में हुई है। ये भी आपको ध्यान रखना है। मतलब 2019 की तुलना में बहुत तेजी से वनावरण बढ़ा है। सर्वाधिक वृद्धि दिखाने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है, नंबर 1, ठीक है। तो ये देखिए, सब सर्वाधिक वन क्षेत्र कहां पे है? मध्य प्रदेश में। सबसे ज्यादा वन क्षेत्र कहां है? मध्य प्रदेश में। सबसे ज्यादा वन क्षेत्र कहां पे? मध्य प्रदेश में। लेकिन यदि हम राज्य के क्षेत्रफल के प्रतिशत के आधार पे देखें कि सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य, मतलब कि जहां पे टोटल क्षेत्रफल का सबसे ज्यादा परसेंटेज है, वो है मिजोरम। ये तो क्षेत्रफल के हिसाब से देखो, ये क्षेत्रफल के हिसाब से 77,493 किलोमीटर स्क्वायर है। 77,493 किलोमीटर स्क्वायर तो आपका एमपी है। तो देखा जाए तो ओवरऑल मध्य प्रदेश का लैंड एरिया बहुत ज्यादा है। लेकिन परसेंटेज की बात करें, राज्य के क्षेत्रफल के प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक, प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक, इससे भी क्वेश्चन पूछता है। तो प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक आपका है मिजोरम। मिजोरम लिख लीजिएगा, मिजोरम सर्वाधिक है। मिजोरम सर्वाधिक वनावरण है परसेंटेज के हिसाब से, सबसे ज्यादा वनावरण 84.53%, 84.53% मिजोरम का आपका क्या है? परसेंटेज के हिसाब से सर्वाधिक है। ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा है मिजोरम का, सबसे ज्यादा है मिजोरम का। कितना है? 84.53%। फिर है आपका अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल, ठीक है। दूसरे नंबर पे अरुणाचल है, तीसरे नंबर पे मेघालय है। तीनों आपके नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं,
ठीक है। अरुणाचल में 79% है, यहाँ पे 84% है, और फिर है आपका मेघालय, ठीक है। मेघालय में टोटल 76% है, 76% है। रट लो, ये जितना भी फैक्ट बताता हूं रट लेना है। देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक कितना है? कार्बन स्टॉक कितना है? टोटल है 7204 मिलियन, 7204 मिलियन टन, लगभग के आसपास अप्रॉक्स डेटा है ये, मिलियन टन टोटल कार्बन स्टॉक। बताएं, इतने में कोई दिक्कत हो? इतना डेटा आपको सभी को रट जाना चाहिए, ठीक है। पहली बार जब 2021 का ये वन स्थिति रिपोर्ट आई, पहली बार जो है टाइगर रिजर्व, टाइगर कॉरिडोर, गिर के जंगल में रहने वाले एशियाई शेर है ना, इन वनावरण को भी आकलन में सम्मिलित किया गया, सभी को इन्होंने सम्मिलित किया। तो धीरे धीरे ये एरिया भी बढ़ा रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज को। यदि आप बात करें कि सर्वाधिक वृद्धि किस में हुई है, किस टाइगर रिजर्व में सर्वाधिक वृद्धि हुई है, तो एक है बक्सा। बक्सा आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है, बक्सा में सर्वाधिक हुई है आपकी पश्चिम बंगाल में, यदि टाइगर रिजर्व की बात कर दे। फिर आपका अन्नामलाई तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है, और फिर आपका इंद्रावती छत्तीसगढ़ में पड़ता है। तो ये इन टाइगर रिजर्व में सबसे तेजी, सबसे ज़्यादा बक्सा पश्चिम बंगाल, फिर अन्नामलाई, फिर आपका इंद्रावती, ठीक है, रिजर्व आपका छत्तीसगढ़ में, ये भी ध्यान रखना है। क्लियर है, स्पष्ट है सभी को? ये वन स्थिति रिपोर्ट मैं आप लोगों को एक होमवर्क है दे रहा हूँ, रट जाना है सभी को घर में। अभी जैसे ही क्लास खत्म होगी उसके बाद थोड़ा सा रटना है, जो डेटा रटना होगा उसे रटना ही होगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, ठीक है, हमें दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, ये ध्यान रखना है। एक डेटा को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन है वैसे मेरे ख्याल से, जहां तक है इसमें एक बार थोड़ा सा इसको क्रॉस चेक भी कर लेना डेटा को। कभी भी कोई भी डेटा है तो क्रॉस चेक करना जरूरी है, दोनों लोग मिलके क्रॉस चेक करेंगे तो शायद बेहतर रहेगा। तो थोड़ा बहुत क्रॉस चेक भी कर लेना। जहां तक मेरे ख्याल से जो भी डेटा मैंने आपको दिया है सही है पूरा का पूरा, लेकिन कोई भी यदि गड़बड़ निकलती है तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है। क्योंकि कई बार मैं बोल कुछ और रहा हूँ, लिख कुछ और रहा हूँ, ठीक है, और कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो भी ध्यान रखना। एक बार नेट पे डाल के एक बार सारा का सारा क्रॉस चेक कर लेना। कोई दिक्कत किसी तरीके का नहीं? चलो अब चलो कुछ थोड़ा सा आयोजन बता देता हूँ आपको। देखो, एक ये अंतरराष्ट्रीय संगठन बना है आपका, इसका नाम है I2U2। क्या नाम है इसका? I2U2। इसमें 2 I हैं, 2 U हैं, ठीक है। 2 I कौन कौन से हैं? इजराइल और इंडिया, ठीक है। एक तो भारत है हमारा और एक आपका UAE है, वो माफ करेगा इजराइल है, और 2 U हैं, एक UAE है और एक USA है। तो एक ये संगठन बनाया गया है। इसका पहला शिखर सम्मेलन आपका 2022 में ही हुआ था, 14 जुलाई को। 14 जुलाई को I2U2 का, ये मैंने IR की क्लास में डिटेल में पढ़ाया है। I2U2 संगठन, इसकी क्यों बनाया गया, क्या सारी चीज़ें हुई। तो यहाँ पे देखो, मैं थोड़ा सा आपको जो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए हैं उनके बारे में चर्चा कर दूंगा आपको, लेकिन ये नहीं कि इन डेप्थ में एक एक चीज़ बताऊँ, वो सब क्लास की बात है। वो फाउंडेशन क्लास वाले जितने बच्चे हैं वहाँ पे मैंने इसको पढ़ाया आपको टॉपिक को। तो 14 जुलाई को जो है ये आयोजन हुआ था, वर्चुअल माध्यम से करवाया गया था। भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मिलित हुए थे और इसमें 4 कंट्री है, इंडिया, इजराइल, USA और UAE, ये ध्यान रखना है, ठीक है। 6 क्षेत्रों में काम किया गया इसमें, जल, ऊर्जा, परिवहन, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा। इन 6 क्षेत्रों को लेकर के चर्चा इसमें की गई है। कौन कौन से? जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य एवं खाद्य सुरक्षा। जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा, इस पे चर्चा की गई। I2U2 का पहला शिखर सम्मेलन आपका वर्चुअल हुआ है। कैसे हुआ है?
वर्चुअल हुआ है, इसलिए आपको इसको भी ध्यान रखना है। बाकी नेक्स्ट है आपका G7 कंट्रीज। पहले G8 हुआ करता था, रसिया को हटा दिया गया था, तो अब G7 कंट्रीज हैं। इनका भी शिखर सम्मेलन हुआ था 2022 में, 48वां शिखर सम्मेलन हुआ था। कौन सा? 48वां शिखर सम्मेलन ये कहाँ पे हुआ था? जर्मनी में। जर्मनी में एक जगह है बाबेरियन आल्प्स, बाबेरियन आल्प्स, ठीक है। 26 से 28 जून 2022 को इनका 48वां शिखर सम्मेलन हुआ था जर्मनी में। ध्यान रखना है, स्थान पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। अध्यक्षता जर्मनी चांसलर के द्वारा की गई थी, ओलाफ रोकोल्स है वहां पे, ठीक है। ओलाफ रोकोल्स के द्वारा ये की गई थी, जर्मनी चांसलर जो हैं आपके। और इसमें भारत ने भी प्रतिनिधित्व किया था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत किए थे इस पूरे के पूरे G48वें G7 में, ये ध्यान रखना है। 49वां जो आपका होना है 49th, ये जापान में होगा। 49वां आपका कहाँ पे होगा? जापान में। और इससे पहले 47वां जो आपका था वो यूके में हुआ था, कार्नवाल में। कहाँ पे? यूके कार्नवाल में। तो 48वां जर्मनी में, 49वां जापान में, 47वां आपका कार्नवाल यूके में। इतना ध्यान रखना है, ये बहुत बेसिक चीजें हैं, पता होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। हाँ, क्लियर है। और आज एक टॉपिक और है, देखो COP27, ये आपको पता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये UNFCCC के द्वारा संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है आपका। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जलवायु परिवर्तन पर सम्मेलन प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। तो 2022 में ये सम्मेलन आपका आयोजित किया गया था नवंबर के महीने में। कब किया गया था? नवंबर के महीने में। कब किया गया था ये? नवंबर के महीने में। नवंबर में 6 नवंबर से लेकर 18 नवंबर तक, 6 नवंबर से लेकर के 18 नवंबर तक जो है ये आयोजन आपका हुआ था। 6 नवंबर से लेकर 18 नवंबर तक। कहाँ पे मेजबानी हुई थी? ये जगह का लिखा है शर्म अल शेख, ये मिस्र में पड़ता है आपका, शर्म अल शेख मिस्र में, ठीक है। तो इसकी अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका के मत्स्य एवं पर्यावरण मंत्री बारबरा क्रेसी के द्वारा की गई थी। भारत में जो हमारे पर्यावरण मंत्री हैं उनके द्वारा यहाँ से प्रतिनिधित्व किया गया था, भूपेंद्र यादव जी के द्वारा, ठीक है। और ये आपका COP26 जो हुआ था पिछला वाला, वो ग्लासगो में हुआ था। और COP28 भी होना है आपका, ये होना है संयुक्त अरब अमीरात में, UAE में होना है, संयुक्त अरब अमीरात में। तो COP28 होगा UAE में, संयुक्त अरब अमीरात में। और 26 जो आपका हुआ था वो आपका ग्लासगो में हुआ था। कहाँ पे? ग्लासगो यूके में हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपका 27वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन था संयुक्त राष्ट्र का, ठीक है। और ये आयोजित कहाँ पे? 6 से 8 नवंबर 2022 आयोजित हुआ था। अफ्रीका में 5वीं बार आयोजित हुआ है, जो कि मिस्र में आयोजित हुआ है। शर्म अल शेख दक्षिण, ये मिस्र में पड़ता है, मिस्र, ठीक है, मिस्र में आयोजित हुआ था। और इसमें लगभग 200 से अधिक देशों को आमंत्रित किया गया था। यह सम्मेलन जलवायु परिवर्तन महाद्वीप के गंभीर परिणामों पर ध्यान केंद्रित करता है, इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आज के लिए इतना ही रखेंगे। COP15 के बारे में कल चर्चा कर लूंगा मैं नेक्स्ट टॉपिक में। ये तो आपका जलवायु परिवर्तन से जुड़ा हुआ सम्मेलन है, ठीक है, जलवायु परिवर्तन को लेकर के। इसको लेकर यदि आपको कन्फ्यूज़न होता है तो यदि आप पेड बैच में जुड़े हुए हैं तो इन्वायरमेंट की क्लास में एक वीडियो है जैव विविधता वाले टॉपिक में, वहाँ पे क्रम से मैंने यही पढ़ाया है। इन्वायरमेंट की क्लास में शुरू में आपको वो क्लास करनी है, उसमें मैंने पूरी हिस्ट्री बताई है, पृथ्वी सम्मेलन जो रियो सम्मेलन से लेकर के अब तक के जितने भी प्रमुख सम्मेलन हुए हैं। फिर मैंने क्योटो प्रोटोकॉल को समझाया है, फिर मैंने आपको पेरिस समझौता समझाया है। तो एक बार वो वाला देख लेंगे ना तो सीक्वेंस से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे थोड़ा सा मैं बहुत डिटेलिंग में नहीं जा सकता हूँ। बाकी क्योटो और पेरिस दोनों के वीडियो आज़ाद IAS अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे मैंने पब्लिक भी कर रखे हैं, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं, ठीक है। बाकी ये लगातार चीज़ें हो रही हैं और सभी देशों ने प्रतिनिधित्व लॉस एंड डैमेज फंड स्थापित करने पर ये सहमत हुए हैं इस बार। और मैग्रो अलायंस भी इस बार बनाया गया था, तो मैग्रो अलायंस में भारत भी सदस्य बना है। और मैग्रो अलायंस के बारे में पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया था आपको। मैग्रो अलायंस के बारे में पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, मैग्रो गठबंधन को लेकर के, ठीक है। तो ये आपका करंट अफेयर्स को लेकर के आज की क्लास में टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए। इतने टॉपिक ही हमें कवर करने थे, ठीक है। अब जितना मैंने पढ़ाया इतना रट जाओ,
ये सब आपको एग्ज़ाम हॉल पे मिलेंगे जितने भी टॉपिक हैं। जितना पढ़ाया इतना रट जाओ, जितना थोड़ा थोड़ा पढ़ाता जाऊं उसको एक एक करके सभी को रटते जाना है, याद करते जाना है, और करंट अफेयर धीरे धीरे आपके लिए आसान हो जाएगी। एग्जाम हॉल पे ये टॉपिक आपको मिलेंगे, देख लीजिएगा। 100% ये सारे टॉपिक एग्जाम हॉल के टॉपिक हैं जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। बहुत सिलेक्टेड और बहुत सिलेक्टिव न्यूज आपको मैं लेकर के आऊँगा यहाँ पे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।